को और हेल्थ की प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कल्चरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। कहीं कहीं का कल्चर होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कह देते, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे चिकन पॉक्स हो गए, स्मॉल पॉक्स, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी कम्युनिटी में। डेमोग्राफिक फैक्टर भी अफेक्ट करेगा, बट स्पिरिचुअल फैक्टर है जो इस पर अफेक्ट नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्पिरिचुअल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस, प्रोवाइड डॉट्स ट्रीटमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है क्रिएट अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी हैं आशा वर्कर की, बट जो नहीं है वो क्या है, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI। एक आशा वर्कर प्राइमरी मेडिकल केयर दे सकती है डायरिया के पेशेंट को, डॉट्स ट्रीटमेंट दे सकती है, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करवा सकती है, बट एक जो आशा वर्कर है IMNCI गाइडलाइंस का यूज़ करके किसी को भी ट्रीट ऐसे नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग द IMNCI गाइडलाइंस। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया था, भोर कमेटी ने, मुद्देयार कमेटी ने, मुखर्जी कमेटी ने, कि करतार सिंह कमेटी ने। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर का रिकमेंडेशन दिया था, ये दिया था भोर कमेटी ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट। 6 से 8 महीने के बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होगा। ऑप्शन में यहाँ पर होल्ड, हेड इरेक्ट, सिट्स विदाउट सपोर्ट, क्राउलिंग, स्टैंड विथ सपोर्ट। तो जो यहाँ पर बच्चे की एज बताई हुई है कि 6 से 8 महीने बच्चे की एज है यदि, तो जो डेवलपमेंट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वो क्या होगा, कि बच्चा अपने आप से सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सिट्स विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्लैटरिंग और फाइलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व इज एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ। तो जो चाइल्ड वेट कर्व होती है, जो ग्रोथ चार्ट होता है, वो क्या होगा, फ्लैटनिंग होगा या फिर फॉल होगा, मतलब नीचे की तरफ डिक्लाइन होगा। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन में है विटामिन डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो जो चाइल्ड की जो वेट कर्व है, वजन है, अचानक से फॉल डाउन होगा, किसके कारण होगा, ये होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर ICDS मीन्स। तो ICDS का फुल फॉर्म पूछा था, तो वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि कब लाई गई थी, 1975 में। इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप एग्जाम में आते हैं मेनली। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 to 6 year ओल्ड चाइल्ड बिलोंग टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। 3 से 6 साल का बच्चा किस में आएगा, प्री स्कूल एज में आएगा। तो यहाँ पर प्री स्कूल एज का जो बच्चा है कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में होगा, इन्फेंट में, टोडलर में, प्री स्कूल, या फिर स्कूल एज में। यदि कहते 1 year का तो वो होता है इन्फेंसी में, 3 to 6 year कहा है तो किस में होगा, प्री स्कूल में, 1 to 3 year होता तो होता टोडलर में, स्कूल एज होता मोर देन 6 year। तो यहाँ पर जो प्री स्कूल में आएगा कौन सा, 3 to 6 year का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्लेइंग अलोन विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रन इन एन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो एफर्ट टू स्पीक विद देम इज कॉल्ड। तो बच्चे हैं जनरली जो दूसरे बच्चों से अलग खेल रहे हैं और उनको अपना अकेला खेलना ज़्यादा पसंद है, ना वो किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का प्ले कहलाएगा, ऑनकुलर प्ले, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, या फिर एसोसिएटिव प्ले। तो इस टाइप का प्ले कहलाएगा सॉलिटरी प्ले, जिसमें बच्चा अपने आप में ही मस्त है। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज। तो एक इंडियन एडल्ट में कितनी डाइटरी इंटेक प्रोटीन की ज़रूरत होगी, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, या फिर 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो रिकमेंडेड प्रोटीन की ज़रूरत होगी एक इंडियन एडल्ट में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन नंबर 10 है
विटामिन डी की कमी से क्या होगा? क्लब फुट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है यहाँ पर वो क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन। तो जो कोआगुलेशन फैक्टर्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो जो सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर और प्रोडक्शन के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? विटामिन के। इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ भी एडमिनिस्टर किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पर क्या है? कोआगुलेशन फैक्टर वाला विटामिन पूछा है तो वो क्या है? विटामिन के। नेक्स्ट इज द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्सेस वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। एक नर्स के लिए बहुत सारे काम हैं जो वेरियस रोल परफॉर्म करने हैं वार्ड में, तो ये क्या कहलाएंगे? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे स्टाफिंग पैटर्न। क्या कहलाएगा एक नर्स का? स्टाफिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट में क्या होगा आपका? टू अपग्रेड एंड प्रमोट एग्जिस्टिंग स्टाफ वेन एवर पॉसिबल, टू मेंटेन द डिसिप्लिन, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क, टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ रेन्यूमरेशन। तो यहाँ पर आपको कहा है कि नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एम सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या है? टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव आवर ऑफ वर्क। काम के अधिक घंटों के लिए सभी कदम उठाना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपका जो भी आप काम करने के लिए अधिक एक्स्ट्रा वर्क क्यों काम करेंगे? तो यहाँ पर यही है कि आपका जो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो सब हैं कि जहाँ संभव हो सके, जहाँ पर आपका जाना ज़रूरी है वहाँ आप काम करेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, जो आपका रेन्यूमरेशन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम करेंगे आप, लेकिन आप एक्स्ट्रा आवर के लिए इस तरीके से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू अ ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि असाइनिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू अ ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर। एक ग्रुप को जो पेशेंट का ग्रुप है एक स्टाफ मेंबर के लिए असाइन करना, तो ये जो लीडरशिप है एक इस टाइप की लीडरशिप कहलाएगी। फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, प्राइमरी नर्सिंग या नन ऑफ दीज। तो ये कहलाएगा टीम मेथड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ग्रुप ऑफ पेशेंट भी हैं और ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स के लिए क्या करवाया जा रहा है? असाइन किया जा रहा है। तो क्या कहलाएगा? टीम मेथड। यदि यहाँ पर सिंगल पेशेंट सिंगल नर्स होता तभी प्राइमरी नर्सिंग केयर होती। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर्स एम्प्लॉय ड्राइंग वेज नॉट एग्जिस्टिंग मोर देन। तो ESI एक्ट के तहत जो ड्राइंग वेज है कितने से ज़्यादा नहीं दिया जाता है? 19,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ या फिर 22,000 पर मंथ। तो ये होता है 21,000 पर मंथ। कितना? 21,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन। तो कोई एक्सीडेंट में यदि ब्लड लॉस होता है तो उसका जो और ज़्यादा रिजल्ट क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या फिर सेप्सिस। तो जो एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस के कारण क्या होने के चांसेस होते हैं? शॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये किसी भी टाइप का हो सकता है, मेनली हाइपोवॉलीमिया होता है। तो यहाँ पर जो शॉक होगा वो क्या होगा? सीवियर ब्लीडिंग के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज द पैरामीटर असिस्ट ड्यूरिंग ग्लासगो कोमा स्केल। GCS स्केल में क्या है जो असिस्ट किया जाता है? ऑप्शन में आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। सेकेंड ऑप्शन है आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। थर्ड ऑप्शन है आई रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो ग्लासगो कोमा स्केल अनकॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें क्या पैरामीटर चेक होते हैं? आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल और मोटार रिस्पॉन्स है जो असिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज
ए हेमलिच मैन्यूवर, ग्लासगो कॉमा स्केल, बेसिक क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं, तो ये आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है हेमलिच मैन्यूवर इज परफॉर्म टू, तो हेमलिच मैन्यूवर क्यों किया जाता है? टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीदिंग, टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे, टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन। तो ये सबको पता है हेमलिच मैन्यूवर क्यों किया जाता है कि विक्टिम के पेशेंट के एयरवे को यदि कोई ब्लॉकेज है तो इसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एडल्ट एन्यूरिया रिफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन, तो एडल्ट में एन्यूरिया को कंसीडर कब किया जाता है? जब जो यूरिन आउटपुट लेस देन कितना हो, 50 ml पर डे, 100 ml पर डे, 150 ml पर डे या फिर 200 ml पर डे। तो यहाँ पर एडल्ट में एन्यूरिया का क्राइटेरिया क्या है? जब यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे हो जाए तब। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, तो हार्मोन जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होते हैं वो कौन से हैं? इंसुलिन ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन ACTH, इंसुलिन ACTH या फिर सोमेटोस्टेटिन। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन क्या हैं? 3, इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। कौन कौन से? इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड वन। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज, तो एल्डोस्टेरॉन का प्राइमरी रोल क्या है? कंजर्व सोडियम प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रीशन, कंजर्व पोटेशियम प्रमोट सोडियम एक्सक्रीशन, कंजर्व सोडियम एंड पोटेशियम प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो एल्डोस्टेरॉन है इसका मेन रोल क्या होगा? कंजर्व द सोडियम एंड प्रमोट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। दैट मीन्स सोडियम को क्या करना? कलेक्ट करना, कंजर्व करके रखना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। नेक्स्ट इज द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज, सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव सेंटर। जो लोग CHO बनने वाले हैं तो उनको याद ही होगा कि सब सेंटर का दूसरा नाम क्या रख दिया गया? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत जो 1.5 लाख सब सेंटर खोले जाने हैं, तो उसी के तहत सब सेंटर का रीनेम्ड क्या हो गया? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज obtained फॉर टेस्टिंग इज, तो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्टिंग के लिए है जो लिया जाता है? कोरियोनिक बिलस, एमनियोसेंथेसिस, फीटल ब्लड सैंपलिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जो टेस्टिंग के लिए एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एमनियोसेंथेसिस में। किसमें? एमनियोसेंथेसिस में। नेक्स्ट वन इज बिफोर बर्थ द एल्वुलाई इन अ बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विथ, तो बिफोर बर्थ दैट मीन्स यूट्राइन लाइफ में बेबी के जो लंग्स हैं एक्सपेंड होंगे, फिल्डअप होंगे, तो इनमें क्या भरा रहेगा? एयर, फ्लूइड, ब्लड या फिर मेकोनियम। तो जो यहाँ पर ब्लड क्या होगा बेबी के लंग्स में? बिफोर डिलीवरी, बिफोर बर्थ के क्या रहता है? फ्लूइड। क्या भरा रहेगा? फ्लूइड। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो मलेरिया में सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो यहाँ पर सभी टेस्ट होंगे किसी एक को छोड़कर, तो जो टेस्ट नहीं होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन टेस्ट। बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट होंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होगा, रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी किस मोड से ट्रांसमिट होगा? फीकोरल रूट, ड्रॉपलेट, कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सबको पता है हेपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटेमिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एंड 9 month ऑफ एज। 9 महीने के बच्चे में, इन्फेंट में कितना विटामिन ए का डोज दिया जाएगा? 1 लाख IU, 2 लाख IU, 3 लाख IU या फिर 4 लाख IU। तो जो डोज दिया जाएगा 9 month ऑफ एज में कितना दिया जाता है? 1 लाख IU और ओरली दिया जाता है बच्चों में। कब? 9 महीने से
9 महीने की एज में मीजल्स वैक्सीन के साथ में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या है? तो टोटल जो 5 मेडिसिन होती हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट उनके नाम बता देते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो यहाँ पर आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए 1 है जो यहाँ पर आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। बहुत सारी मेडिसिन है लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर लैक्टेशन सप्रेस क्यों किया जाता है? या तो मदर बेबी को फीड नहीं करवाना चाहती, या कुछ मेडिकल इशू है, या फिर कुछ और इकोनॉमिकल इशू है, या फिर वर्किंग मदर हैं। तो इस तरीके से यदि आप फीड नहीं करवाना चाहते तो लैक्टेटिंग सप्रेसिंग मेडिसिन आती हैं। तो कौन सी मेडिसिन है जो सभी देंगे किसी एक को छोड़कर? टैबलेट कैवरगोलिन, पायरिडॉक्सिम, इंजेक्शन मिगोक्सिन जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होगा, या फिर इंजेक्शन मिथार्जिन। तो जो मेडिसिन होंगी सभी किसी एक को छोड़कर तो क्या होगी? इंजेक्शन मिथार्जिन। कैप्रिकोलिन है जो ड्रग ऑफ चॉइस कही जाती है किसके लिए? लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, बट जो नहीं देंगे हम वो क्या होगा? मिथार्जिन। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के एसेंशियल कैरेक्टर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है इवालुएटिंग नर्सिंग सर्विसेज पीरियोडिकली, formulation of written statement of purpose and objective of nursing service, availability of written procedure for nurses, running the hospital with minimal staffing। तो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के कैरेक्टर सभी हैं एसेंशियल कैरेक्टर किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या? रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितने स्टाफ की ज़रूरत हो उतने स्टाफ के साथ हॉस्पिटल को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ, जो 2 टाइप का सिलेबस आया था 2020 में जब पेपर हुआ था, जिसमें CCH वालों ने बस फॉर्म फिलअप किया था। तो इस बार CCH विदाउट CCH, बाकी आपका सिलेबस सेम है, पूरा सिलेबस सेम है, कुछ चेंजेस किए गए थे, बट आप 2020 का पेपर भी देख लें इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो यहाँ पर जो 2020 में पेपर हुआ था तो उसमें 30% क्वेश्चन आपके कम्युनिटी जो BSc नर्सिंग में आपने पढ़ा था वो था। तो इस बार भी आपको CCH विदाउट CCH देंगे तो मिक्स्ड टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने पर्टिकुलर नहीं कहा है कि BSc से कितना, वो पूरा आपका नर्सिंग का सिलेबस बता के कहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आया था यहाँ पर वो था कम्युनिटी हेल्थ का, जिसमें 60% क्वेश्चन थे। अब इस 60% में आपके पूरे हैं जो कवर अप हो जाएंगे, आपका GK, GS, नर्सिंग सब चीज़ें स्टार्टिंग में भी कवर थे और इस बार भी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा था वो क्या था? वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड। HIV के पेशेंट के लिए, कोरोना वायरस के लिए क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में था कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, फिनॉइल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे ज़्यादा यदि CHO में बात की जाती है तो कौन सा सब्जेक्ट आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस। DNA वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस A, B, C या फिर D। तो DNA वायरस की बात हो रही है, तो जो DNA वायरस है यहाँ पर वो क्या है? हेपेटाइटिस B। बाकी सभी RNA वायरस हैं। नेक्स्ट वन इज रूबेला इज ऑल्सो नोन एज। रूबेला का दूसरा नाम क्या है? टिटेनस, बूफिंग कफ, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। तो रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स। क्या है? जर्मन मीजल्स। बूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? पर्टूसिस और 100 डेज की कफ, 100 डेज कफ। नेक्स्ट इज सार्स स्टैंड्स फॉर। सार्स का फुल फॉर्म पूछा है तो ऑप्शन में स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर शोइंग ऑल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर लेप्रोसी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, तो इसका जो रूट है क्या है? तो वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय। बॉटुलिज्म किसके कारण होगा? स्टेफाइलोकोकाई, साल्मोनेलियासिस, क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर क्लोरेस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। तो बॉटुलिज्म का जो पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया वो क्या है? क्लोरेस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। नेक्स्ट वन इज विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर कौन सा एनिमल है? काऊ, मंकी, पिग या फिर कैट। तो वो है यहाँ पर पिग। क्या है? पिग। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच कम्युनिकेबल डिसीज द एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव। एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट किस कम्युनिकेबल डिसीज में पॉजिटिव होगा? टिटनस एंड लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड टिटनस, पोलियोमाइलाइटिस एंड टिटनस या फिर ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। तो एसिड फास्ट वैसिलाई ये कौन कहलाते हैं? माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी ये दोनों किस में आएंगे? एसिड फास्ट वैसिलाई टेस्ट में कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट वन इज विच बिहेवियरल रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सन डेवलपिंग अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कौन से बिहेवियरल फैक्टर हैं जो पर्सन में क्या करेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए और बढ़ावा देंगे, फिर रिस्क फैक्टर होंगे। फिजिकल इनएक्टिविटी, हार्मफुल एल्कोहल कंजप्शन, टोबैको यूज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी रीजन क्या है? फिजिकल है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर होंगे। तो ये क्या है? सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और ये सभी क्या है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इनको आप क्वेश्चन में आपको आ सकता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो ये सभी हो जाएंगे कैसे? मॉडिफाइबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर कॉजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन से होंगे? ऑप्शन में जेनेटिक, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक, एल्कोहल, एयर पोल्यूशन, डायबिटीज, वाटर पोल्यूशन, ओबेसिटी, डायबिटिक, जेनेटिक, ओबेसिटी, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। तो CVS के लिए सभी कौन कौन से होंगे? जेनेटिक, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ऐसे ही नहीं होंगी। जेनेटिक होगा तो हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म से आप तंबाकू, जर्दा, शराब और फिजिकल इनएक्टिव हैं तो भी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी। क्या अप्रोच है कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी के लिए? कैंसर को रोकने के लिए क्या अप्रोच लिए जा रहे हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, पैलिएटिव केयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सभी। ये सभी स्टेटमेंट हैं जो लिए जा रहे हैं कि अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट करें, स्क्रीनिंग की जाए, पैलिएटिव केयर किया जाए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा? हेपेटाइटिस बी, HIV, HPV या फिर H. पाइलोरी। तो सबको पता है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या है? ऑप्शन में है इट इज़ एन अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली हु आर फेसिंग लाइफ ट्रीटमेंट। It is an approach to quality of life of patient with terminal cancer. Approach to reduce cost of treatment. Approach to reduce mortality and morbidity of the country. पैलिएटिव केयर ऐसी केयर होती है जिसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पेशेंट की फैमिली या फिर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हो किसका? कैंसर का, तो ये क्या कहलाती है? पैलिएटिव केयर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रैकीथेरेपी रिफर्स टू। तो ब्रैकीथेरेपी क्या है? गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग्स थ्रू द इंट्रावीनस रूट, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, पासिंग रेडियो एक्टिव रेस इन द बॉडी या फिर नन ऑफ दीज।
तो ब्रैकीथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या किया जाएगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है आपकी बॉडी में प्लेस्ड किए जाएंगे। तो ऐसा प्रोसीजर कि जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को आपकी बॉडी के अंदर है जो भेजा जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में, 1952 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस एक्सेलरेट्स द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिसीज। तो यदि जिसको टीबी है तो और कौन सी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अस्थमा, HIV, लेप्रोसी या फिर रुबेला। तो यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस होंगे वो होंगे HIV के, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही सप्रेस हो जाती है, और जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो यदि HIV के साथ पूछें तो ट्यूबरक्लोसिस होगा, ट्यूबरक्लोसिस के साथ पूछें तो HIV होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ डिसीज आर एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो भारत से कौन सी डिसीज़ हैं जो एरेडिकेट हो चुकी हैं। ऑप्शन में लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, यूनिवॉर्म, पोलियो एंड यास, या फिर सार्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। तो भारत से एरेडिकेट होने वाली डिसीज़ हैं स्मॉल पॉक्स, गिनियावॉर्म, पोलियो एंड यास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, नॉट येट डिक्लेयर्ड 27 मार्च 2020। तो पोलियो को या फिर किसी डिसीज़ को इंडिया को डिक्लेयर क्यों किया गया, फ्री डिक्लेयर, जब इंडिया में या फिर किसी भी देश में 3 साल तक एक भी केस नहीं आया हो तब। तो पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कब हुआ था, 27 मार्च 2014 को। और ये कौन करता है डिक्लेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO। नेक्स्ट इज नोटिफाइबल डिसीज एट पर WHO अंडर IHR। तो यहाँ पर IHR के अकॉर्डिंग जो WHO में नोटिफाइबल डिसीज़ हैं वो कौन सी हैं, कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर, पोलियो, टिटनेस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, प्लेग या इन्फ्लुएंजा, या फिर कोलेरा, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जो IHR है इसके अकॉर्डिंग WHO में जो डिसीज़ नोटिफाइबल डिसीज़ थी वो कौन सी हैं, तो वो हैं कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। कौन कौन सी हैं, कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR का मतलब है यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो नोटिफाइबल डिसीज़ थी क्या थी, कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। नेक्स्ट है यहाँ पर INAP स्टैंड फॉर। तो INAP का फुल फॉर्म होता है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन के लिए लाया गया था कि इसमें 2 साल की एज ग्रुप तक के बच्चों को फुली वैक्सीनेटेड करवाना है। तो ये कब आया था, दिसंबर 2014, दिसंबर 2004, मार्च 2014 या फिर दिसंबर 2019। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट इज नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी डिसीज इंक्लूडेड हैं। तो इसमें कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। क्या क्या, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक, ये चारों डिसीज़ क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। बाकी अदर ऑप्शन में आप देखिए, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज़ है। सेकंड में एक साथ में जो चारों डिसीज़ दी हुई हैं जो इंक्लूडेड हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज़ भी ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट इज। डॉग बाइट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, कवर विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स, सूचर द बिग वुंड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा कि जहाँ पर भी काटा है उस वुंड को साबुन से एटलीस्ट 15 मिनट तक क्लीन करें। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। तो चोकिंग के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है,
Try to remove the object with your fingers. Give 5 sharp back blow between shoulder blade. Call for ambulance. Give something to drink. तो यहाँ पर चोकिंग के लिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग में हेमलिश मैन्यूवर दे दिया, फिर यहाँ पर वही चोकिंग के लिए पूछा तो क्या है, गिव 5 शार्प बैक्स ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। तो कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का क्या रेशियो है, तो वो होता है 30/2। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा नेक्स्ट, जो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। तो यदि ब्लड रिएक्शन होता है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, मॉनिटर वाइटल साइन, या फिर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। तो ऐसे केस में आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे और वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे यदि कुछ भी ब्लड रिएक्शन होता है तो। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू परफॉर्म CPR एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज। तो CPR का क्या ऑर्डर सही है, एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, ब्रीदिंग एयरवे कंप्रेशन, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑर्डर है यहाँ पर वो क्या है, कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग, CAB। पूरा याद नहीं होता आपको तो CAB आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो परमानेंट मेथड कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन की, ट्यूबल लिगेशन, वेसेक्टोमी, MTIP, ट्यूबल लिगेशन एंड वेसेक्टोमी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ट्यूबल लिगेशन एंड वेसेक्टोमी दोनों परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। नेक्स्ट वन इज विच वन इज अ नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड क्या है, BBT, ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, BBT एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड है वो क्या है, BBT एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट इज द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। तो कॉपर टी जो दी जाती, कॉपर यूज़ किया जाता है कॉपर टी में, तो कॉपर का क्या है जो काम है, क्या एक्शन करेगा ये, ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, या फिर स्पर्मिसाइडल। तो कॉपर टी में जो कॉपर यूज होता है उसका काम क्या होता है, स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रिवेंट करेगी, बैरियर, सर्जिकल, नेचुरल, या फिर हार्मोनल। तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हार्मोनल मेथड। कौन सी, हार्मोनल मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पर द एज एंड सेक्स ऑफ अ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो कंट्री का जो एज एंड सेक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, या फिर किससे आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, पाई चार्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पॉपुलेशन पिरामिड से ये चीज़ें आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस देश में कितनी एज के और किस सेक्स के लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज द NNR मीन्स। तो NNR का मतलब होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्या होता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मैनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। तो कितने NFHS हैं जो इंडिया में अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कितना, 4। अभी तक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है भारत में टोटल 4 हैं जो हो चुके हैं। NFHS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एडोलेसेंट पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज ग्रुप कितने एज ग्रुप के लोग कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के लोग। जिनकी एज 10 से 19 साल तक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो किस में आएंगे, एडोलेसेंट ग्रुप में कंसीडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब एडोलेसेंट ग्रुप के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम, RKS के प्रोग्राम, ये सभी किसके लिए है, एडोलेसेंट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर। तो एडोलेसेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहेंगे, ऑप्शन में है रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ, बिहेवियर चेंज एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सीलेंसी,
रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे, लास्ट ऑप्शन है जो आपका रैपिड फिजिकली, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंज एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ है जो आपको देखने को मिलेगी। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनमें। नेक्स्ट इज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या इंक्लूड है, IEC एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स प्रोग्राम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आंसर होगा आपका क्या यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज किशोरी शक्ति योजना इज केटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप। किशोरी शक्ति योजना कितनी एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए लाई गई थी, 10 से 19 साल, 11 से 18 साल, 12 से 19 साल या फिर 13 से 19 साल। तो ये लाई गई थी 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लिए। किसके लिए, 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम में ARSH का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंट हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट। तो बेनिफिट्स सभी हैं एडोलेसेंट हेल्थ में इन्वेस्टिंग के, किसी एक को छोड़कर। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हेल्थ एंड सोशल, इकोनॉमिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट एंड इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन फॉर। तो जो WIFS प्रोग्राम है किसके लिए लाया गया था। ऑप्शन में है यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो ये प्रोग्राम लाया गया था ये किसके लिए लाया गया था, जो भी एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के हैं, या फिर जो यहाँ पर क्लास का हैं तो 6 to 12 तक के, या फिर फॉलिक एसिड जो प्रोग्राम है जितने भी 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़। नेक्स्ट इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज इज। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में मिनिमम एज कितनी है गर्ल्स की, 18 साल। बट अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, 21 ईयर है जो कर दी गई है, आप एक बार इसको रीचेक कर लेना। बट जो एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के पूछे हैं तो कितनी थी, 18 साल। नेक्स्ट इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन मेल इज। तो मेल में जो नॉर्मल क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है, 45XY, 46XX, 46XY या फिर 46YY। तो मेल में होगा 46XY, फीमेल में होता है 46XX। तो यदि मेल का पूछा है तो कितना है, 46XY। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे, FSH ऑक्सीटोसिन LH, FSH टेस्टोस्टेरोन LH, FSH ऑक्सीटोसिन टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो FSH टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। आप इसको याद रखें, FSH स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा आर। तो कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, थायरॉक्सिन स्टेरॉइड्स, इंसुलिन थायरॉक्सिन, इंसुलिन स्टेरॉइड्स, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो जो हार्मोन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते वो क्या है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट सिस्ट डायलेशन ड्यूरिंग द लेबर इज कॉल्ड। तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना किसके लिए, डायलिटेशन के लिए लेबर के टाइम पर क्या कहलाएगा, हैगर साइन, गॉडेल्स, ब्रैक्सटन एक्स साइन या फिर नन ऑफ दीज। तो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, गॉडेल साइन। क्या है, गॉडेल साइन। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेट यूजिंग द। तो EDD को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैकडोनल्ड रूल से,
नेगल्स रूल से, रूल ऑफ 9 से या फिर डाउन्स फार्मूला से। तो EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है नेगल्स रूल से। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम कौन से? मॉर्निंग सिकनेस, एमनोरिया, क्विकनिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो अर्लीस्ट सिम्टम पूछा है तब क्या होगा? एमनोरिया। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछते तब होगा क्विकनिंग। और यहाँ पर मॉर्निंग सिकनेस है जो कि अर्ली सिम्टम में नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले एमनोरिया होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एमनोरिया। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज कॉल्ड। तो ऐसी एक्सरसाइज जो क्या करेगी, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनकी टोन्स को बढ़ावा देगी, तो ये क्या कहलाएगी? ऑप्शन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कीगल्स, पेल्विक या फिर एब्डोमिनल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कीगल्स एक्सरसाइज, जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ है जो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज a graphical representation of the progress of labor in which cervical dilatation and descent of fetal head is plotted against the time is called, तो ये कहलाएगा पार्टोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा है तो ये क्या है? पार्टोग्राम। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कॉर्ड क्लैम्प्ड एंड कट विद इन। तो डिलीवरी के बाद बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने टाइम के अंदर क्लैम्प और कट कर देनी चाहिए? ऑप्शन में है यहाँ पर 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 मिनट, 5 to 10 मिनट या फिर नन ऑफ दिस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने का टाइम होता है 1 से 3 मिनट। अब यहाँ पर डिले और अर्ली कॉर्ड कटिंग होता है। तो डिले हम कब करेंगे? जब बेबी को एनीमिया से प्रिवेंट करना हो। अर्ली कब करेंगे? जब RH इम्यूनाइजेशन का केस हो या फिर कुछ ऐसी डिसीज है जो बेबी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तब हम क्या करेंगे? अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग है जो करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 1 से 3 मिनट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इन न्यूनेटल रिससिटेशन इज। तो मोस्ट इफेक्टिव एक्शन क्या है न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए? स्टिमुलेशन, वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन है यहाँ पर वो क्या है? वो है यहाँ पर वेंटिलेशन। क्या होगा? वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज। तो एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड को आप किस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर एंडोट्रैकियल। तो जो रूट आप यहाँ पर अपनाएंगे वो कौन सा होगा? वो होगा इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। तो पहले आपसे पूछा कि मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, फिर पूछा मिशन इंद्रधनुष का एम क्या है। ऑप्शन में था मिड डे मील, वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष किसके लिए लाया गया था? कि पूरा जो 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सबको पता है कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है यहाँ पर नोजोकोमियल निमोनिया इज निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम। तो जो नोजोकोमल निमोनिया है ये सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? कम्युनिटी से, होम से, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से या फिर नन ऑफ दीज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब यहाँ पर नोजोकोमल निमोनिया क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से होने वाला निमोनिया। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में 1st वीक ऑफ जुलाई, 1st वीक ऑफ अगस्त, 1st वीक ऑफ सितंबर या फिर 1st वीक ऑफ नवंबर। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1st वीक ऑफ अगस्त में। अगस्त के पहले हफ्ते को हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो हम फैला सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स इज। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं स्पर्म, ओवम, उनमें किस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलेगा? माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन या फिर ऑल ऑफ दीज। मियोसिस है जो देखने को मिलेगा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निपाह वायरस। निपाह वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बैट्स, पिग्स, ह्यूमंस या फिर ऑल ऑफ दीज। निपाह वायरस इन सभी से हो सकता है, चमगादड़ से भी,
सुअर से भी और ह्यूमन से भी। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पर द इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर्पीस जूस्टर, वेरिसेला जूस्टर, पैरामिक्सो या फिर टोगा वायरस। तो इटियोलॉजिकल एजेंट है चिकन पॉक्स का वेरिसेला जूस्टर वायरस। अब लास्ट जो 10 क्वेश्चन आए थे आपको जीके जीएस से, तो वो इस बार 5 आने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर देखें हम किस तरीके के क्वेश्चन थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में था अक्टूबर 8, अक्टूबर 30, नवंबर 15 या फिर सितंबर 15। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे हम जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? अक्टूबर 8 को। हो सकता है आपसे नेवी पूछ लें या फिर जितने भी डेज आते हैं आपको इंडिया में तो मनाते हैं, इंटरनेशनल डेज होते हैं, वो आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो जब 2020 में पेपर हुआ था तब उस टाइम पर महाराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? तो वो थे, लेकिन इस बार जो आपको अलग अलग जो गवर्नर हैं अलग अलग जगह के वो आपको याद होना चाहिए। तो अभी रिसेंट में जो गवर्नर हैं 2022 में महाराष्ट्र में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और उस टाइम पर भी यही थे भगत सिंह कोश्यारी। 2019 से हैं, अभी भी ये गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। एमपी के गवर्नर आ सकते हैं तो उनके नाम याद रखें। यूपी के आ सकते हैं, यूपी एमपी के और महाराष्ट्र के ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इस बार जो जीके जीएस में आपको रूस यूक्रेन का युद्ध आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। तो विश्व स्तर पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 अक्टूबर। नेक्स्ट इज हु वॉन द फ्रेंच ओपन मैच सिंगल टाइटल इन 2020। अब इस बार 2020 के बाद से लेकर 2022 में रिसेंट तक जो भी मैच हुए हैं, चाहे वो बैडमिंटन में हुए हो, क्रिकेट में हुए हो, तो वो याद रखें आप। तो सिंगल टाइटल 2020 में किसने जीता था? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी के स्टेट का क्लासिकल डांस है तो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट इज हु इज द बुक ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। तो इसके राइटर कौन है? पारो आनंद, रस्किन बॉन्ड, अनुष्का रविशंकर या फिर सुधा मूर्ति। तो इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो आपने इसी पेपर में देखा होगा 5 हैं जो डेज पूछे हैं। तो जो आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आने हैं उसमें डेज भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे हम कब मनाते हैं? 12 मई को, हर साल 12 मई को मनाते हैं। इस बार की आपको थीम याद रखनी है, क्या रहेगी। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसलिंग फॉर क्रिकेट। बीसीसीआई के रिसेंट में चेयरमैन कौन है? वो है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट इज विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो विशाल आनंद की डेथ हुई थी 2020 के टाइम का पेपर है। तो कौन थे वो? एक एक्टिंग से रिलेट करते हुए पर्सन थे। तो यहाँ पर आज के पेपर में जो इतने MCQs हमने सॉल्व किए, अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा हरियाणा CHO का पेपर। देन आफ्टर हम त्रिपुरा एंड अगेन हम MP के सॉल्व करेंगे। तो आपका 17 अप्रैल को पेपर है, उसके पहले पूरे पेपर, पूरी सीरीज़, पूरा आपका सिलेबस है जो कवर करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और इन पेपर्स की PDF के लिए आप ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। से सब, माय नेम इज कीर्ति। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि एग्जाम 27 जून को हुआ था। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उनको मैं बता दूं कि आप लोग के लिए ये आंसर की, जिनने पेपर दिया है, यदि जिसका फर्स्ट शिफ्ट में रहा तो उसको फर्स्ट शिफ्ट की, इसका सेकंड शिफ्ट में रहा तो वो लोग अपनी आंसर की पर्सनली चेक कर सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितने मार्क्स आए हैं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के बाद इसके तुरंत बाद सेकंड शिफ्ट की भी देख लेंगे।
ताकि जब भी आप लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिन भी लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया वो सेकंड शिफ्ट की देख सकें। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की है, सेकंड शिफ्ट की भी आपको इसी आंसर की के बाद दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो नोटिफिकेशन आए, आप लोग वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर इस आंसर की को आपके साथ शेयर करने का मेरा एक मोटिव, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके की खुशी भी है मुझे कि मैंने एटलीस्ट जितना आपको पढ़ाया, काम आपका था पढ़ना, मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की, पेपर बहुत ही अच्छा आया है। एटलीस्ट जिन भी लोगों ने इस चैनल से पढ़ा है उनके पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, कोई बोल रहा मेरे 70 हैं, कोई बोल रहा मेरे 80 आए हैं इवन। तो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि जिनके 70-80 तक आए हैं तो उनका हो तो जाएगा, फिक्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरी आंसर की। टोटल 100 MCQs आपके आए थे, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है? ऑप्शन में वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, लो प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट या फिर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है लो प्लेटलेट्स काउंट। एपनिया का मतलब क्या आप सभी को पता है कि एपनिया जहाँ पर वर्ड जुड़ जाता है दैट मीन्स किसी चीज़ की कमी है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब यहाँ पर क्या है? लो प्लेटलेट काउंट, कम प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स इज। तो फ्लेम सेल्स का क्या फंक्शन है? ज्वाला कोशिका। ऑप्शन में आया था एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर प्रोडक्शन। तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनमें से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन में था ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर ल्यूकेपनिया। तो यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर पूछा है, तो इनमें से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? हीमोफीलिया। ल्यूकेपनिया, ल्यूकेमिया और एनीमिया ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। जो हीमोफीलिया है वो क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो लार में जो एंजाइम होते हैं वो किस न्यूट्रिएंट्स पर वर्क करते हैं? ऑप्शन में प्रोटीन, फैट, स्टार्च या फिर मिनरल्स। तो जो भी सलाइवा में कंटेनिंग एंजाइम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? स्टार्च। किस पर डिपेंड होते हैं? स्टार्च पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो ड्रग्स का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? जो मेडिसिन हम लेते हैं उनका। ऑप्शन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम सभी को पता है कि मोस्टली जितनी भी ड्रग होती है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन केस आपको एग्जाम में मेटाबॉलिज्म पूछते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, तब आपको कहना है लिवर, क्योंकि मोस्टली ड्रग को मेटाबोलाइज कौन करता है? लिवर। यदि एब्जॉर्प्शन पूछते हैं तो कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। तो कॉलर बोन कौन सी बोन कहलाती है? ऑप्शन में आया था एसिटेबुलम, पेल्विक, स्कैपुला या फिर क्लेविकल। तो कॉलर बोन कौन सी बोन कहलाती है? क्लेविकल। द राइट आंसर इज क्लेविकल। नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर एड्रिनल। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो मास्टर ग्लैंड है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। तो इनमें से क्या है जो एयर को अलाउ करता है लंग्स से पास होने के लिए? ऑप्शन में अओर्टा, ईसोफेगस, हार्ट या फिर ट्रैकिया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस एयर टू पास इनटू द लंग्स। तो क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या करती है? आपने नोस्ट्रल से, नोज से जो एयर इनहेल की, एक्सेल की, इनहेल की, तो वो कहाँ से पास होती है? ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर। तो ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, मिडिल ईयर को सेपरेट करती है ऑडिटरी कैनाल से। तो वो क्या है, ऑप्शन में आया था यूस्टेचियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेबिरिंथ या फिर पिन्ना। तो जो मेम्ब्रेन क्या करती है, मिडिल ईयर को ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी ऑसिफिल्स होते हैं उनसे सेपरेट करती है, वो क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल में हाई स्टेशनरी स्टेज क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या विशेषता है उसकी। ऑप्शन में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द डेथ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन व्हाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। The death rate declines still further and the birth rate tends to fall. Low birth and low death rate. तो जो डेमोग्राफिक साइकिल में हाई स्टेशनरी स्टेट शो करती है क्या, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जिसको जो दूसरा टर्म में यूज किया जाता है वो क्या है, पॉपुलेशन डिसफ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब क्या है, ज़्यादा बर्थ रेट और ज़्यादा डेथ रेट। नेक्स्ट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, 1 लाख में, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4th, 1 लाख पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन इंडिया हाई बर्थ रेट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट। तो भारत में हाई बर्थ रेट के सभी कारण हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर अर्ली प्यूबर्टी, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, अर्ली मैरिज, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। तो भारत में सभी कारण हैं किसके, हाई बर्थ रेट के, किसी एक को छोड़कर। मतलब कि जो हाई बर्थ रेट का कारण नहीं है तो वो क्या है, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का उच्च स्तर। नेक्स्ट है यहाँ पर, पॉपुलेशन स्टैटिक्स इंक्लूड इंडिकेटर दैट मेजर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आए थे कि ये नहीं है। तो पॉपुलेशन स्टैटिक्स में फिर जनसंख्या के आंकड़ों में जो इंडिकेटर्स मेजर करते हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पॉपुलेशन साइज, दैट मीन्स जनगणना, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, मॉर्बिडिटी रेट। तो जो पॉपुलेशन स्टैटिक्स में सभी इंडिकेटर इंक्लूड किए जाते हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, मॉर्बिडिटी रेट, रुग्णता दर। कोई भी मॉर्बिड कंडीशन है उसके लिए, कोई भी बीमारी है तो वो पॉपुलेशन स्टैटिक्स में इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन अ ईयर टू मैरिड वुमन इन द एज 15 to 44 इज कॉल्ड एज। तो the ratio of number of pregnancy in a year to married women in the age of 15 to 44 तक, तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, जिसको GRR कहते हैं, NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट या फिर मैरिज रेट। तो ये 15 से 44 साल तक की विवाहित महिलाओं के अनुपात को यदि इन्होंने प्रेगनेंसी ली है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेगनेंसी रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर, The constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographical area, it's known as। तो यहाँ पर कोई भी डिसीज है एक, जो एक इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा हुई है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि एक लिमिटेड पॉपुलेशन एरिया में फैला है, वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। तो ये कहलाएगा एपिडेमिक। नेक्स्ट इज, the person, animal, object or substance from which an infectious agent passed or is disseminated to the host is called। तो ये कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु है जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट से रही है या फिर कोई होस्ट उसमें टच किया है तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में रिजर्वर, सोर्स, करियर या फिर लेटेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सोर्स, कि जो पर्सन है, एनिमल, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उस इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आया हो तो क्या कहलाएगा, सोर्स। नेक्स्ट है, व्हेन 2 लाइव वैक्सीन आर रिक्वायर्ड इट शुड बी गिवन। तो 2 लाइव वैक्सीन देने की जरूरत कब पड़ेगी, कब देना चाहिए। ऑप्शन में सिमुल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, सिमुल्टेनियसली इन द सेम साइट, बोथ टुगेदर एज IV, ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पर 2 लाइव वैक्सीन रिक्वायर्ड हैं, तो क्यों पड़ेगी इनकी ज़रूरत? सिमुल्टेनियसली या डिफरेंट साइट, क्योंकि वैक्सीन इंट्रावीनस रूट के थ्रू नहीं दी जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखें, सेम साइट पर नहीं दी जा सकती हैं। कोई 2 लाइव वैक्सीन है यदि, तो उनको सेम साइट पर नहीं दिया जा सकता है, तो इसीलिए एक ही यदि साथ में ही देना है तो 2 अलग अलग जगहों पर आप इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर when antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease it is called। तो कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं एक बॉडी से, उनको किसी दूसरे बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है एक्टिव इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर सेलुलर इम्यूनिटी। तो ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारी बॉडी से किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र करवाई जानी है, तो क्या कहलाएंगी? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर एपिजियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कब की जाती है? ऑप्शन में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर नन ऑफ दीज। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी कब की जाती है? जब सर्विक्स कम्प्लीटली फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए उसके बाद, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या कहलाती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सो हियर द राइट आंसर इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। ऐसी महिला जिसने कभी भी बच्चे को जन्म ना दिया हो, क्या कहलाएगी? ऑप्शन में नल्लीपेरा, नल्ली ग्रेविडा, प्रीमीपेरा या फिर पार्चरेंट। तो पार्चरेंट का मतलब होता है जन्म देने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट मीन्स नल्लीपेरा। तो वुमेन क्या कहलाएगी? नल्लीपेरा। नेक्स्ट है यहाँ पर A peptide hormone produced almost exclusively by the corpus luteum of the pregnancy is। तो ऐसा पेप्टाइड हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कम्प्लीटली सीक्रेट होता बनता है, तो कौन सा है? ऑप्शन में लेप्टिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रॉइल या फिर पैप ए। तो हार्मोन क्या है? रिलैक्सिन, क्योंकि कम्प्लीटली कहाँ से बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी में जो फेस पर पिगमेंटेशन आ जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में लाइना निग्रा, स्टीरिया ग्रेविडा, कोलाज्मा, कैपट, मेड्यूसा। तो प्रेगनेंसी में जब पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है तो इसके कारण बोथ चीक्स, नोज, फोरहेड और चिन पर क्या हो जाते हैं? कुछ स्पॉट जैसे बन जाते हैं, इनको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है। तो क्या? कोलाज्मा। Next is the thin serous fluid secreted from breast during the first 24 hour to 48 hour of its called। तो ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी के बाद 24 से 48 घंटों तक, फर्स्ट 24 टू 48 आवर तक जो थिन सिरस फ्लूइड सीक्रेट होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में फोर मिल्क, हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मिल्क क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, क्योंकि ये 24 से फर्स्ट 24 टू 48 आवर तक ही सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर The essential obstetric care provided under RCH phase first is all of the following except। तो RCH phase first के अकॉर्डिंग सभी essential obstetric care प्रोवाइड करवाई जाती हैं, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट है यहाँ पर ऑप्शन में अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर, प्रोविजनल ऑफ सेफ हॉस्पिटल और होम डिलीवरी, प्रोविजन ऑफ 3 पोस्टनेटल चेकअप। तो जो सेवा RCH फेज फर्स्ट में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती वो क्या है? मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर। ये सेकंड जो RCH की फेज सेकंड है उसमें करवाया जाता है, फेज फर्स्ट में नहीं होता। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कंगारू मदर केयर के KMC के सभी फायदे हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इम्प्रूव मदर बेबी बॉन्ड, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन मदर, इंक्रीज इन्फेक्शन इन बेबीज, कीप बेबी वार्म। तो कंगारू मदर्स केयर से बेबी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, ना कि इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन्फेक्शन इन द बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक प्रेग्नेंट मदर को क्या करना है? एटलीस्ट कितनी एंटीनेटल विजिट में 2 महीने में एक बार जाती है क्लिनिक, ट्वाइस अ मंथ, सॉरी महीने में 2 बार क्लिनिक जाती है प्रेगनेंसी में। तो कौन से महीने में
1 महीने में 2 बार क्लिनिक पर जाना है चेकअप के लिए। ऑप्शन में 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। तो कब जाना है? 8 मंथ में, 8वें महीने में एवरी 15 और 14 डेज में क्या करना है आपको? अपने चेकअप के लिए जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एंटीनेटल केयर के सभी ऑब्जेक्टिव हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर, टू प्रिवेंट एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, टू अटेंड अंडर 5 अकम्पनिंग द मदर। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं है जो एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्ट नहीं है? तो क्या? टू प्रिवेंट एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि एंटीनेटल केयर में ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पाल्पेबल एट। तो 20 वीक की प्रेगनेंसी में यूट्राइन फंडस कहाँ पर पाल्पेबल होगा? ऑप्शन में एब्डोमेन, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, जस्ट बिलो द एक्सिपेस्टर्नम, एट द लेवल ऑफ एक्सिपेस्टर्नम। तो 20 वीक की प्रेगनेंसी में कहाँ पर होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस में। कहाँ पर? लोअर बॉर्डर ऑफ द अम्बलाइकस में। नेक्स्ट है यहाँ पर द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंट्रिक इन्फेक्शन। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो न्यूबॉर्न बेबी को एंट्रिक इन्फेक्शन से बचाएगा? ऑप्शन में है IgA, IgD, IgG या फिर IgM। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटेक्ट करेगा न्यूबॉर्न बेबी को एंट्रिक इन्फेक्शन से वो क्या होगा? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली वंस इन एवरी 6 मंथ फॉर अ 3-year-old चाइल्ड इज। तो यदि किसी 3 साल के बच्चे को क्या करना है? हर 6 महीने में एक बार ओरल रूट से विटामिन ए सप्लीमेंट देना है, तो उस विटामिन ए सप्लीमेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में 5,000 आयु, 50,000 आयु, 1 लाख या फिर 2 लाख आयु। 3 साल के बच्चे को एवरी 6 मंथ में ओरल डोज देना है विटामिन ए का, तो कितना देंगे? 2 लाख यूनिट। एवरी 6 मंथ के गैप में ये दिया जाता है क्योंकि। नेक्स्ट है यहाँ पर इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। तो बच्चों में डायरिया है तो ORS थेरेपी दी जाती है, तो इस ORS का मेन एम क्या रहेगा? ऑप्शन में प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, ऑल ऑफ दी अबव। तो ORS का मेन काम क्या है? ये सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज गिवन एट। पहला डोज हेपेटाइटिस ए का कब दिया जाता है? ऑप्शन में एट द बर्थ, 14 वीक, 6 मंथ या फिर 9 मंथ। तो हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज दिया जाता है एट द बर्थ, एंड देन पेंटावेलेंट वैक्सीन ऐड कर दिए जाते हैं 6, 10, 14 मतलब 6, 10, 14 वीक्स में दिए जाते हैं, तो पेंटावेलेंट में ऐड हो जाते हैं। बट फर्स्ट डोज सेपरेटली हेपेटाइटिस बी का कब दिया जाता है? जन्म के समय, एट द बर्थ। नेक्स्ट इज पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन में राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर फॉलेट। तो पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन या फिर विटामिन B3 की कमी के कारण। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो DPT वैक्सीन कहाँ दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड वैक्सीनेशन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंटिज। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का मोस्ट प्रिफर्ड साइट क्या है? इन्फेंट में। तो सभी को पता है कि जो बच्चों में स्पेसिफिकली इन्फेंट्स में जितनी भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती हैं कहाँ पर दी जाती है? वास्टस लैटरलिस मसल्स में, और हेपेटाइटिस बी IM रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए एक एज क्या है जिसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है? 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 6, 10, 14 वीक्स या फिर 4, 8, 16 वीक। तो एवरी वैक्सीनेशन के लिए एटलीस्ट 4 वीक का गैप देना जरूरी है। और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ये दी जाती है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, 6, 10 एंड 14 वीक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS प्रोग्राम इज नीड फॉर। तो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम किसके लिए है?
ऑप्शन में है एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये किसके लिए? एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका नाम है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, तो किसके लिए है? एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट इज द एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड्स आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑन। तो यहाँ पर पहले पूछा कि जो एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए प्रोग्राम लाया है तो किसके लिए? एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। देन नेक्स्ट पूछा कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, इसमें आयरन फॉलिक एसिड की कितनी सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाई जाती हैं? ऑप्शन में ऑल डेज, फिक्स्ड डे, एवरी वीक, वंस अ मंथ, वंस एवरी 2 मंथ। तो फिक्स्ड डे, एवरी वीक। तो जो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है गर्ल्स एंड बॉयज, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो इसमें जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हर हफ्ते का एक दिन निश्चित किया जाता है कि इस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा IFA टैबलेट का। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट एंड फॉर कंट्रोल ऑफ हेलमिंथिस इन्फेक्शन, टेब एल्बेंडाजोल इज एडमिनिस्टर्ड। तो हेल्थ, एडोलेसेंट की हेल्थ हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। तो उनमें हेलमिंथिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल का कितना डोज दिया जाता है? ऑप्शन में वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, 3 टाइम्स अ ईयर या फिर वंस एवरी 3 मंथ। एल्बेंडाजोल ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार, एवरी 6 मंथ में दी जाती है। नेक्स्ट इज द ओनली वे टू लिमिट द साइज एंड कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन बर्थ इज बाय। तो एक यहाँ पर कहा है कि जो लिमिट साइज को कंट्रोल करना है, साइज और कंट्रोल करना है किसको? बर्थ के बीच में यदि हमें, तो क्या यूज करेंगे हम? ऑप्शन में रिड्यूसिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ काउंसलिंग या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी पॉइंट्स हम यूज कर, सॉरी यहाँ पर कहा है कि हमें फैमिली की साइज को कम करना है और कंट्रोल करके रखना है, बढ़ाना नहीं है परिवार को जन्म के लिए स्पेशली। तो क्या यूज़ किया जाएगा? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के द्वारा ही, फैमिली प्लानिंग मेथड अपना कर ही हम क्या करेंगे? जो लिमिट है एक फैमिली में, इन फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज़ करके हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मीजल्स इज कॉज्ड बाय, मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट पूछा है। ऑप्शन में वेरिसेला जूस्टर, RNA पैरामिक्सो वायरस, रूबेला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या? RNA पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में 6 डिसीज कंट्रोल की जाती हैं। यहाँ पर पूछा है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, जैपनीज इंसेफेलाइटिस ये इसमें इंक्लूडेड है, लेप्रोसी इसका पार्ट नहीं है। टोटल 6 डिसीज है जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में कवर की जाती हैं। नेक्स्ट है द काला अजहर फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। तो काला अजहर फीवर है जो किसके काटने से होगा? ऑप्शन में ड्रैगन फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये होता है सैंड फ्लाई के काटने के कारण काला अजहर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय RNA वायरस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी इन्फेक्शन है जो RNA वायरस के द्वारा हो रहे हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पोलियोमाइलाइटिस, मम्प्स, रूबेला या फिर स्मॉल पॉक्स। तो जो RNA वायरस नहीं है वो क्या है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है? RNA वायरस नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो वेरिसेला जूस्टर के द्वारा होगी? तो वो है यहाँ पर चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। ऑप्शन में डिप्थीरिया, लेप्रोसी, सिफिलिस या फिर चिकन पॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट्स कॉल्ड। जब डायरिया 14 दिनों से ज़्यादा तक हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में डिसेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 14 दिनों तक से ज़्यादा डायरिया हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट इज अ प्रोटोजोअल डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज। तो जो प्रोटोजोअल डिसीज है, जो पैरासाइट के जो जीन है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इसके कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर ड्रैकुनकुलेसिस। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? मलेरिया,
प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं जो कि मलेरिया के होने का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्लाज्मोडियम से मलेरिया। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी जितने भी इन्फेक्शन हैं ब्लड, यदि इन्फेक्शियस ब्लड ट्रांसमिट किया जाता है तो होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, HIV। तो हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV ये तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं, बट जो हेपेटाइटिस ई है फीको ओरल रूट के थ्रू, जो फीकल मटेरियल है उसके द्वारा होता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ई। नेक्स्ट है द वायरस दैट कॉज द डेंगू। डेंगू को कॉज करने वाला वायरस क्या है? फ्लेवी वायरस, जो कि फ्लेविवरेडा फैमिली से बिलोंग करता है। डेंगू का वायरस क्या है? तो वो फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट इज द मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मोडिफाइबल फैक्टर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स आपको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑप्शन में सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, एल्कोहल या फिर जेनेटिक फैक्टर्स। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो है जेनेटिक फैक्टर, बाकी सभी मॉडिफाइबल, हम इनको चेंज कर सकते हैं। नमक कम खा सकते हैं, मोटापे को एक्सरसाइज से घटा सकते हैं, अल्कोहल को स्टॉप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोग्राम, नाम क्या था? NPCDCS प्रोग्राम। तो NPCDCS प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन सी डिसीज इंक्लूड थी? ऑप्शन में कैंसर, कार्डियक डिसीज, डायबिटीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो डिसीज के लिए प्रोग्राम आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। तो ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, एक ऑर्गन से दूसरे में फैल सकती है, इनका इन्वेजन हो सकता है दूसरे ऑर्गन के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में हाइपरटेंशन, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये जो सेल्स हैं एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो ये किस में होती है? कैंसर में ही होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? कैंसर। नेक्स्ट इज कैंसर दैट स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। तो ऐसा कैंसर जो रीजनल लिम्फ नोड्स स्प्रेड हो रहा है दूसरे ऑर्गन्स के लिए, दूर के अंगों में फैल रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ट्यूमर, क्योंकि इसने एक ऑर्गन को अफेक्ट करके दूसरे बॉडी पार्ट में भी एंटर हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मोटापे के सभी एडवर्स इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हाइपरलिपिडेमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपोटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो ओबेसिटी के कारण सभी प्रभाव हो सकते हैं। हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड का डिपोजिशन हो सकता है आर्टरीज में, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, कोरोनरी हार्ट डिसीज होगी। बट जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है, जो भी लोग मोटे हैं उनको हाइपरटेंशन होता है, ना कि हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट जीरोप्थेल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जीरोप्थेल्मिया को क्या एडमिनिस्टर करके कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन में विटामिन डी, विटामिन 6, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। जीरोप्थेल्मिया के होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। तो वही देंगे जिससे ठीक होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय। डायबिटीज मेलाइटिस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ऑप्शन में है एल्ब्यूमिन, हाई SGPT लेवल, ग्लाइकोसूरिया, यूरिया इन द यूरिन। तो डायबिटीज मेलाइटिस को चेक करने के लिए सही पता क्या चलेगा? ग्लाइकोसूरिया। क्या है? ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट विल्सन्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय। विल्सन्स डिसीज का लक्षण क्या है, यहाँ पर विशेषता क्या है? ऑप्शन में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन या फिर नन ऑफ दीज। तो विल्सन डिसीज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन।
तो कॉपर का ऑक्यूमुलेशन होना, जमा हो जाना कहाँ पर, लिवर, किडनी और ब्रेन में। नेक्स्ट यहाँ पर विच इज द फॉलोइंग डिसीज नॉट अ कैंसर, इनमें से क्या है जो कैंसर नहीं है। ऑप्शन में ग्लूकोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा, कार्सिनोमा। तो जो नहीं है वो क्या है, ग्लूकोमा। नेक्स्ट है यहाँ पर द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। तो जो गोल रखा है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन का, तो इंडिया से कब तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन में 2024, 2025, 2027 या फिर 2030। तो टारगेट कब तक का है, 2030 तक हमें भारत से मलेरिया को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called। तो ऐसा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जिसने एम रखा है कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, कम करना है, ताकि और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम कैसे करना है, ताकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में अपनी डिलीवरीज करवाएं। तो ऑप्शन में जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु कार्यक्रम, रोगी कल्याण समिति, ननबदी। अब तो क्या है, जननी सुरक्षा योजना। इसी का एम है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे मैटरनल डेथ और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। नेक्स्ट आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। नेशनल प्रोग्राम जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, कब ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, तो हुआ था 1952 में। नेक्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शन में IEC एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक्स एड्स प्रोग्राम और फिर फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है अंडर द WHO विजन 2020 प्रोग्राम द सेफ स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड फॉर द। WHO का जो विजन 2020 प्रोग्राम, इसके तहत सेफ स्ट्रेटेजी लाई गई थी। तो इसका मतलब क्या है, S सर्जरी, A एंटीबायोटिक, F फेशियल क्लीनलीनेस, ई इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो एक किसके लिए सेफ स्ट्रेटेजी आई थी ट्रोकोमा के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ट्रोकोमा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो किस शहर में एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं, 21 जून को। आंसर क्या होगा आपका, 21 जून। नेक्स्ट यहाँ पर विच इज द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तो इनमें से तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या फिर सेस्मोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर है क्या है, कहलाती है मेट्रोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट। तो कहाँ पर है कोणार्क मंदिर, तो यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट इज A 5-year-old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is। तो एक 5 साल का बच्चा यदि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपका बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा उन पेरेंट्स के लिए जिनको गिल्ट हो रहा है कि उनके कारण प्रॉब्लम हुई है उनके बच्चे को। ऑप्शन में है गिव पर्सनल एग्जाम्पल दैट आर सिमिलर टू देयर सिचुएशन, डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन टू समथिंग लेस पेनफुल, एक्सप्लेन द डेंजर्स ऑफ एक्सेस एंजाइटी एंड गिल्ट, एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज देम। तो आप क्या करेंगे यदि किसी का 5 साल का बच्चा हॉस्पिटल में है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, जिन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एंगर है, गिल्ट हो रहा है कि उनके कारण ये सब हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज देम। उनकी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उनको आप अनुमान लगाएं और उनको समझने की कोशिश करें, ना कि उनको चिल्लाएं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन अ चाइल्ड इज इन एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मेजर द नर्स वुड शुड डू। तो यदि कोई बच्चा एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है, तो आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन में यूरिन डिपिस्टिक टू बी डन एवरी आवर, मेजर एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 आवर, चेक हेमेटोक्रिट वैल्यू एवरी 12 आवर, वेट द चाइल्ड डेली।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बच्चे का इनपुट आउटपुट डेली चेक करना है। तो आपको इसके लिए सही तरीका क्या होगा, बच्चे का वेट चेक करें। तो आपका आंसर क्या होगा, वेट द चाइल्ड डेली। नेक्स्ट इज which of the following is an early finding a nurse should expect to observe if a patient were to develop thrombophlebitis following an intravenous infusion। तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अर्ली फाइंडिंग होगी जो नर्स को यह देखने में एक्सपेक्ट करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हुई है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के कारण वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है। ऑप्शन में मॉटलिंग एंड कूलनेस, इरिथेमा एंड हीट, लीकिंग ऑफ फ्लूइड एंड नमनेस, पैलर एंड स्वेलिंग। किससे पता चलेगा, इरिथेमा एंड हीट से। नेक्स्ट है वाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस नर्स शुड एम्फेसाइज ऑन। यदि आप कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो इसको लेके, ऑस्टियोपोरोसिस को लेके, तो आप क्या बताएंगे। ऑप्शन में एलिमिनेटिंग स्मोक, मिनिमाइजिंग सन एक्सपोजर, रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम इंटेक, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट के लिए तो वो क्या होगी, स्मोकिंग को एलिमिनेट करें, धूम्रपान को खत्म करना। नेक्स्ट है यहाँ पर द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट असाइन टू द नर्स इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग। तो आप किसी राइट साइडेड हार्ट फेलियर पेशेंट को चेक कर रहे हो तो एज अ नर्स आप क्या पता चलेगा कि सही है या नहीं। जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में पेरिफेरल एडिमा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर सीजर एक्टिविटी। वो क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा। नेक्स्ट इज अ वुमन इज डायग्नोज्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो सीवियर एनीमिया कब कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन में 7 ग्राम पर डीएल, 10 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल या फिर 12 ग्राम पर डीएल। तो सीवियर एनीमिया कब कंसीडर किया जाता है, जब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल हो जाए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड। तो ऐसे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को जॉइंट से अटैच करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में कार्टिलेज, टेंडन, नर्व्स या फिर मसल्स। तो ये टिश्यू क्या कहलाएंगे, कार्टिलेज। नेक्स्ट है वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया। डायरिया को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन कौन सी है, वो है रोटा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपका क्या होगा एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम को लेके। ऑप्शन में आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और ऑल ऑफ दी अबव। तो हो गए सभी क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज। एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में आप सभी आपके इंटरवेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट है द की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत कौन सी एक्टिविटी आएगी, की एक्टिविटी है जो कि ऑप्शन में सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होंगे, सभी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम की एक्टिविटीज। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस एक्सेप्ट। तो सभी एचआईवी वायरस के ट्रांसमिट होने के रूट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड कॉन्टैक्ट, फॉमिट ट्रांसमिशन, मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। तो जो नहीं है वो क्या है, फॉमिट ट्रांसमिशन। फॉमिट ट्रांसमिशन के द्वारा एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट compared to its need caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का फ्लो इनएडिक्वेट हो रहा है, हार्ट के लिए इतनी जरूरत है उतना नहीं हो रहा है, कुछ बीच में फ्लो में क्या आ रहा है, रुकावट आ रहा है, तो किसके कारण हो रहा है। ऑप्शन है हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो किसके कारण हो रहा है कोरोनरी हार्ट डिसीज। इस सिम्टम यहाँ पर किसके शो हो रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज के। नेक्स्ट मिशन परिवार विकास इज इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। मिशन परिवार विकास का इनिशिएटिव किसके लिए था। ऑप्शन में प्रमोट एंटीनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग या फिर प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो मिशन परिवार विकास किसके लिए आया था, फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो कितनी डिसीज हैं जो नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के तहत असेस किया जाता है उनको। तो टोटल 6 डिजीज।
नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे एस्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इज। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो क्वालिटी बेस्ड एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाई जानी, तो किस ट्राइमेस्टर में प्रोवाइड करवाई जानी है? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है ये सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ माला डी कंटेंस। तो माला डी में कितनी गोलियां होती हैं? तो इसमें टोटल 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन पिल्स हैं जो टैबलेट रहेंगी। नेक्स्ट द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो सिम्प्टोथर्मिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, यूज ऑफ कॉन्डोम। तो नेचुरल पूछा है, यूज ऑफ कॉन्डोम क्या है? बैरियर मेथड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस में? आईयूसीडी में ऑप्शन में है इनहेंस द सेलुलर रिस्पॉन्स इन द एंडोमेट्रियम, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड कैपिटाइजेशन, क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो मोड ऑफ एक्शन पूछा है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का वो क्या है? इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो सभी बैरियर मेथड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डायफ्राम, नोवाटी, वेजाइनल स्पॉन्ज और कंडोम। तो नोवाटी क्या है? बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट इज द नर्स इन्फॉर्म्स द फिजिशियन अबाउट द डेविएशन इन द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन रीमेडिकल एक्शन आर नेसेसरी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है? बेसिक लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्स मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग 5 राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन एक्सेप्ट। तो 5 राइट दिए जाते हैं एक नर्स के लिए मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने में, वो सभी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में राइट पेशेंट, राइट पोस्चर, राइट टाइम, राइट डोज। तो वो क्या है? जो वो है राइट पोस्चर। नेक्स्ट इज अ टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड। तो जो टेक्निक कोई नर्स यूज करती है किसी एक मेन मैसेज को रिपीट करने के लिए तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में लिसनिंग, रेस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन या रिफ्लेक्शन। वो क्या कहलाएगी? रेस्टेटिंग, दोबारा से कहना। नेक्स्ट इज अ न्यूबॉर्न इज असिस्ट फॉर अपगार एट 5 minutes आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8। व्हाट डज दिस इंडिकेट? यदि कोई न्यूबॉर्न का जन्म के 5 मिनट बाद अपगार स्कोर चेक किया गया और अपगार स्कोर 8 आया है, दैट मीन्स उसकी कंडीशन कैसी है? ऑप्शन में नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या फिर सीवियर डिप्रेशन। तो यदि अपगार स्कोर 8 आता है दैट मीन्स बेबी गुड कंडीशन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नो डिप्रेशन। नेक्स्ट इज बेनिफिशियर्स ऑफ सुमन एक्सेप्ट। तो सुमन स्कीम है उसके बेनिफिशियर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या है? ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर, 3 साल तक के बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन। तो हमारे साल नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? 16 मार्च को। नेक्स्ट है यहाँ पर द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट शो हर साइन एंड सिम्टम, इट्स नोन एज द इनक्यूबेशन पीरियड, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। तो कोई पर्सन अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? इनकोडर। नेक्स्ट इज टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज किस टाइप के कम्युनिकेशन में आएंगे? वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल या फिर स्ट्रक्चर्ड। तो आएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है यहाँ पर? यह बीपी हैंडल। नेक्स्ट आया था लंबर कैन्यूला, सॉरी लंबर पंचर निडल आई थी। लास्ट आया था यहाँ पर डिफिब्रिलेटर। आई होप आपको ये आंसर की हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट जो आंसर की है वो भी इसके कुछ टाइम के बाद विद इन 1 और 2 आवर के बाद आपको दे दी जाएगी चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।